कोर्ट ने आज ये चिंता व्यक्त की कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या कंडक्ट था। कोर्ट ने आज ये चिंता व्यक्त की कि कोलकाता पुलिस का कंडक्ट क्या था, उसको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर थी कोर्ट। और कोर्ट ने ये पाया कि जस्टिस मिलेगा हमको। सारा देशवासी इतना आपने जब अपनी बेटी को देखा था आखिरी बार अंतिम संस्कार के पहले, तो क्या बीत रही थी आपको? क्या बोले इसके बारे में बोलना बहुत दिक्कत है। 60 साल 62 साल मेरा उम्र है। इतना साल से हम जो कुछ किया है हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया। इसका ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। स्वतंत्रता दिवस बीत चुका है और रक्षाबंधन भी हम सभी ने खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया, लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं एक राखी हमारी सरकार को और दूसरी राखी हमारे पुलिस विभाग को देना चाहती हूं और इनसे पूछना चाहती हूं कि मौमिता को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हदें पार की गई थी, उसे पूरा देश गुस्से में है। लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा? अब ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है क्योंकि इस भयानक और हत्याकांड पर अब जांच कम है और सियासत ज्यादा होती जा रही है। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि 14 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के सामने अचानक से भयानक उपद्रवियों का भारी जमावड़ा लग जाता है और फिर देखते ही देखते उस भीड़ ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया। साथ ही हॉस्पिटल के अंदर घुसकर भी उन्होंने खूब तांडव मचाया, खूब तोड़फोड़ की। ऐसे में ये जानना बेहद आवश्यक है, इस बात का पता लगाना जरूरी है कि आखिर इस भीड़ को किसने भेजा और हॉस्पिटल में घुसकर इस तरीके की तोड़फोड़ करने के पीछे उनका मकसद क्या था। यानी ये केस दिन ब दिन और भी ज्यादा उलझता ही जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है, कौन इंसान है, कौन दानव है जो बहुत मोटे पैसे वाला व्यक्ति है, जो इस केस को दबाना चाहता है, जिसकी वजह से आधी रात को हजारों की तादाद में उपद्रवी इकट्ठे हुए और हॉस्पिटल तक पहुंच गए और वहां के जो लोग हैं उनके साथ बदतमीजी की, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि किस तरीके से इस वारदात में और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है, चाहे वो लोग बाहर से आए हो या फिर वो लोग हॉस्पिटल स्टाफ के ही रहे हों। लेकिन जब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है तो इसके बाद भी आधी रात को उपद्रवी वहां पहुंचे और उन्होंने हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से अचानक कुछ लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, फिर वो हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और साथ ही साथ जहां ये लोग घटना घटी थी यानी कि जो क्राइम सीन है उस जगह पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करती है कि पुलिस उस समय क्या कर रही थी, हॉस्पिटल का प्रशासन उस समय क्या कर रहा था, उन लोगों ने उन्हें क्यों नहीं रोका, या फिर इसमें किसी रसूखदार का लिंक है, यानी कि इस पूरे मैटर में कोई ऐसा है जो चाह रहा है कि सारे सबूत मिटा दिए जाएं। क्योंकि जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं यानी कि सतीश घोष, इनके बारे में कई तरह की बातें सामने आ रही है और जब उनसे इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो प्रिंसिपल सतीश घोष ने खुद दुखद मामले पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया और प्रिंसिपल सतीश घोष किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन जब उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट रह चुके अख्तर अली से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रिंसिपल सतीश घोष के बारे में कई खुलासे किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समय जो मौजूदा प्रिंसिपल है वो पॉलिटिकल रसूख रखते हैं, यानी इनका पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा गहरा नाता है और इसी वजह से वो बचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिंसिपल एक बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर 20% का कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अपार्टमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी हो रहा है, जो भी काम होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर्स जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को बैठकर शराब वगैरह भी वो पिलाया करते थे और उन स्टूडेंट्स को आंदोलन भी करवाते थे। मतलब इन्हें आप एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपने कैरियर में इतना गंदा इंसान कभी नहीं देखा था।
तो ये जो भी मैंने आरोप बताए ये सभी अख्तर अली के द्वारा लिखे हुए हैं, उनके द्वारा बोले गए हैं, जिसे कि मैंने आप सभी को बताया है दोस्तों। तो जैसा कि अख्तर अली बता रहे हैं कि किस तरीके से इस कॉलेज के अंदर पैसे लेकर सीट दी जाती है, डिपार्टमेंट चुने जाते हैं और भी बहुत सारी धांधलीबाजी यहाँ पैसों के बेसिस पर होती है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी सवाल उठाए थे कि पुलिस ने किस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की मौत को सामान्य बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी पहले तो पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, हालांकि बाद में पुलिस जब एक्टिव हुई और एक अपराधी को पकड़ा भी, लेकिन अभी भी इस केस को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी कोलकाता पुलिस के ऊपर कई सवाल उठ चुके हैं और वो भी उसी हॉस्पिटल को लेकर। यानी पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर सवाल उठाए गए थे, क्योंकि ऐसा ही केस साल 2001 में भी सामने आया था। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों कि क्या सच में इस तरीके की गंदी और घटिया चीजें एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकती है। साथ ही आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि यह हॉस्पिटल है या कोई अड्डा, और अगर ये सारी चीजें उस समय हुई थी तो आखिर पुलिस ने उस समय भी ठीक ऐसा ही रिएक्ट क्यों किया था। दरअसल साल 2001 में सैमित्री बिस्वास नाम का एक लड़का इस मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करने के लिए आया करता था। सैमित्री बिस्वास भी कोलकाता के ही रहने वाला एक लड़का था। उसने घटना से एक दिन पहले अपनी मां से बात की और कहा कि वो कल घर वापस आ जाएगा, लेकिन उसके अगले दिन ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सैमित्री बिस्वास की लाश पंखे पर लटकती हुई मिलती है। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी जाती है और फिर तुरंत ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले पहले उसकी लाश को नीचे उतारते हैं और फिर थोड़ी जांच करने के बाद पुलिस कहती है कि ये तो एक सामान्य सी मौत है, यानी लड़के ने खुद ही मौत को अपना रास्ता चुना है और उसने खुद से खुशी की है। लेकिन सौमित्री बिस्वास के माता पिता इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि सौमित्री ने खुदकुशी की है। उनका कहना था कि हमारा बेटा ऐसा क्यों करेगा। इसके बाद ये केस कोर्ट में पहुंचता है। सौमित्री बिस्वास के घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो एक बहुत ही होनहार बच्चा था। उसकी मां बताती है कि सौमित्री बिस्वास ने मुझे फोन किया था और उसने अपनी मां से 2 दिन बाद घर वापस आने की बात कही थी। उसने कहा था कि माँ हमारे एग्जाम हो गए हैं, इसलिए मैं 2 दिन बाद घर वापस आ जाऊंगा। उसकी माँ का कहना था कि वो अचानक ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन उस पर कोलकाता पुलिस ने इस समय कहा था कि सैमित्री ने किसी लड़की के अफेयर के चलते अपनी जान ली थी। यानी वो जरूर किसी लड़की से प्यार करता होगा और उस लड़की ने सैमित्री को प्यार में धोखा दिया होगा, जिसकी वजह से सैमित्री बिस्वास ने मौत को अपना रास्ता चुना। लेकिन सैमित्र की मां बिल्कुल भी पुलिस की इस थ्योरी को मानने को तैयार ही नहीं थी। वो अकेली ही डटी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकती कि मेरे बेटे ने खुद अपनी जान दी है। सैमित्र बिस्वास की मां का कहना था कि ये एक सोची समझी साजिश है और उसी के तहत उसकी हत्या की गई है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह केस दोबारा रीओपन किया गया और फिर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। लेकिन जब पूरा मामला खुला तो हॉस्पिटल के बारे में एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल इस घटना में कोलकाता पुलिस ने उस समय एक ओरुमिता दास नाम की लड़की को अरेस्ट किया था और ओरुमिता दास उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। औरुमिता को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। इधर औरुमिता को अरेस्ट कर लिया जाता है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सौमित्र बिस्वास एक तरीके से मर्डर हो गया था। और ये सारी चीज़ें सामने आई तो फिर कुछ स्टूडेंट भी खुलकर सामने आते हैं और वो स्टूडेंट आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई को सामने रखते हैं। उस समय TNN रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया था, क्योंकि उन लोगों ने उस कॉलेज के अंदर जाकर हॉस्पिटल में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी और साथ ही उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से भी देखी थी। और अगर आप चाहें तो गूगल पर इन चीजों को सर्च कर सकते हैं। TNN रिपोर्ट के मुताबिक जब वो लोग वहां पहुंचे और उन्होंने कुछ स्टूडेंट सामने आए तो पता चला कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर
प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता है। महिलाओं को लेकर डील होती है, पैसों में लड़कियां बेची और खरीदी जाती है। साथ ही कुछ पोर्नोग्राफी का काम भी वहां होता है, यानी ब्लू फिल्म्स बनाने का काम भी अंदर ही किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े और फेमस हॉस्पिटल में ये सब चीजें कैसे और कब से होती हुई आ रही है। दरअसल इस पूरे रैकेट में कुछ स्टूडेंट भी शामिल हैं, साथ ही कुछ डॉक्टर्स भी शामिल थे और कोई पॉलिटिकल डीलर भी इसमें साथ में मिला हुआ है, जिसकी शय में आकर ये सारे काम होते हैं। खैर, जब औरुमिता दास, जो कि सौमित्र बिस्वास की दोस्त थी, जब उसे पूछताछ की जाती है तो इस रैकेट को लेकर कई बड़े खुलासे सामने आते हैं। वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन जब आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है तो स्टूडेंट सड़कों पर आ जाते हैं और उनका कहना था कि सौमित्र बिस्वास ने उस रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उसका कत्ल किया गया है। और तहकीकात होने पर, यानी कि TNN के रिपोर्ट के हिसाब से, जब उसने बाकी चीजों के बारे में पूछा तो पता चलता है कि वहां हॉस्पिटल में वीकेंड पर, यानी कि छुट्टी के दिन, लड़कियों को बुलाया जाता है, सेक्स वर्कर्स का इंतजाम किया जाता है। उस मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल है, उनमें ये एक ऐसा हॉस्टल है जो अंदर बकायदा एक स्पेशल रूम बना हुआ है। उस रूम के अंदर ट्राइपॉड रखा हुआ था, एक टेबल भी पड़ा हुआ है, रिफ्लेक्टिव्स रखे हुए हैं, लाइटें भी लगी हुई हैं। और वीकेंड के दिन जब ये बच्चे बाहर होते हैं या छुट्टी पर अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व हैं वो वीकेंड के दिनों में यही काम करते हैं। इसके बाद वहां पर सेक्स वर्कर को बुलाया जाता है और फिर पॉर्न फिल्म की शूटिंग की जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब लड़कियां नहीं मिलती है, यानी सेक्स वर्कर्स नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज से एक डेड बॉडी उस जगह पर लाई जाती है। वो डेड बॉडी जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता है, जिन्हें चीर फाड़ नहीं की गई होती है, यानी जो डेड बॉडी सही सलामत होती है, वहां उनको लेकर आया जाता है और फिर उन्हें न्यूड बॉडी शूट किया जाता है। उनकी पूरी रिकॉर्डिंग बनाई जाती है। इसके बाद उन वीडियो को एडिटिंग की जाती है, उन्हें मॉर्फ किया जाता था, उनके चेहरे को चेंज कर दिया जाता था, यानी एक डेड बॉडी के साथ पॉर्न फिल्म शूट की जाती थी और फिर उनके ऊपर किसी और का चेहरा लगा दिया जाता था। और जब कॉलेज के बच्चों ने इस पर बोलने की कोशिश की, इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तो उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने फिर कभी आवाज ही नहीं उठाई। लेकिन सौमित्र बिस्वास इसका शिकार हो गया था, क्योंकि उसकी दोस्त भी उस रैकेट में शिकार हो गई थी। हालांकि उसने पहले कभी कुछ नहीं बोला था, लेकिन बात जब उसकी अपनी दोस्त औरुमिता दास पर आई, जब उसकी फोटो मर्फ की गई और एक न्यूड शरीर के ऊपर लगा दी गई, इसके बाद उस वीडियो को प्रसारित भी कर दिया गया, तब सौमित्र बिस्वास ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और फिर 25 अगस्त को छात्रावास के कमरे में उसकी लाश मिलती है, और वो भी इस तरीके से कि उसके मुंह में एक रुमाल ठूसा हुआ था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बार बार कह रहे थे कि हमारे बेटे का कत्ल किया गया है। और इतना ही नहीं, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल के रूम नंबर 15 में TNN रिपोर्ट के हिसाब से दावा किया गया है कि जब TNN रिपोर्ट्स वाले हॉस्टल के रूम 15 में पहुंचते हैं तो वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था, उन्हें रूम में एंट्री ही नहीं मिल पा रही थी। उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन फिर किसी तरीके से TNN रिपोर्ट्स के हॉस्टल के रूम में पहुंचते हैं और जब उन्होंने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो खुल भी नहीं रहा था। उसका दरवाजा बहुत टाइट अंदर की ओर से बंद किया गया था। उस कमरे के बाहर हाई सिक्योरिटी अलर्ट की गई थी, लेकिन मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद वो लोग अंदर पहुंच ही जाते हैं और वहां पर TNN रिपोर्ट्स वाले अंदर देखते हैं कि जो बच्चों ने बताया था सब कुछ वैसा ही था। वहां पर एक ट्राइपॉड था, रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए थे, लाइट्स थी, टेबल थे, यानी सब कुछ वहां पर रखा हुआ था। इस पर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भी छापी। रिपोर्ट्स में उन्होंने बताया कि बच्चों ने जो कुछ भी अंदर के बारे में डिटेल्स बताई थी, जब हमने वहां पर जाकर चेक किया तो सब कुछ चीजें वहां पहले से ही मौजूद थी उस कॉलेज के अंदर, और साथ ही साथ पास वाले जो भी हॉस्टल बनाए हुए हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन ऐसे में एक डॉक्टर बहुत ही फेमस हुए थे और वो डॉक्टर इसी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ही ड्यूटी करते थे। उन्होंने सौमित्र बिस्वास की मौत के बारे में अपनी बात रखी, तब पूरी तरह से साफ हो गया कि सौमित्र बिस्वास की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई साजिश थी। और जैसे उस केस पर सौमित्र के मुंह में रुमाल ठूसने की बात कही गई थी,
ठीक वैसे ही अभी हाल ही में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बड़ा हादसा हुआ और सेमिनार हॉल के अंदर उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसमें भी एक रुमाल की बात सामने आई थी। यानी 2001 में सौमित्र बिस्वास केस में भी रुमाल एक ऐसी ही कड़ी थी जो कि आज तक अनसुलझी रह गई है। अब आप सोचिए ये कितना रहस्यमयी और मिस्टीरियस हॉस्पिटल है। आप सोचिए कैसे एक लाश को निकाल कर उसके साथ पोर्नोग्राफी बनाई जाती होगी, और उस समय यानी कि साल 2001 की हम बात कर रहे हैं। यानी इन चीजों को सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, यानी उस लाश के चेहरे को हटाकर एडिटिंग करके किसी और जिंदा लड़की की तस्वीर लगा दी जाती है। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस समय भी, आज से 24 साल पहले भी उस हॉस्पिटल के अंदर कितने हीनियस क्राइम होते थे। अब हम आते हैं ट्रेनी डॉक्टर के केस की तरफ। जैसे उस समय सौमित्र बिस्वास की मौत को पुलिस ने सामान्य मौत घोषित कर दिया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले यही साबित करने की कोशिश की गई। डॉक्टर के मुताबिक ये एक खुद ही, हालांकि मौकाए वारदात को देखकर पहले ही नजर में कोई भी इसे कत्ल का मामला समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले इस सिलसिले में सामान्य मौत को केस दर्ज किया था। जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उस हॉस्पिटल में काम करती थी, बल्कि उसकी बुरी तरीके से जख्मी लाश हॉस्पिटल के अंदर पहले से ही सेमिनार हॉल में पड़ी हुई थी। ऐसे में कत्ल की बजाय अपनी ही खुद की खुशी का केस कैसे कोई दर्ज कर सकता है? केस को दर्ज करने से पहले क्या उनके हाथ नहीं कांपे? क्या जो पेन उनके हाथों में उन्होंने पकड़ा था वो एक बार भी लड़खड़ाया नहीं जब इस केस को खुदकुशी के नाम से दर्ज किया जा रहा था? आखिर क्या वजह रही होगी? और कोलकाता के कोर्ट में इस बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मामले की अच्छे से जांच सीबीआई कर भी रही है या फिर नहीं। इसके पीछे क्या वजह रही होगी ये जानना बेहद आवश्यक है। और एक सवाल ये भी है इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर के उन 4 डॉक्टर्स यानी सहकर्मियों की क्या भूमिका है, क्योंकि वारदात से पहले भी पीड़िता डॉक्टर ने अपने 4 कलीग्स के साथ ही डिनर किया था। इसके बाद उसके बाकी के कलीग्स तो वहां से चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने अकेले ही उस सेमिनार रूम में सोने का फैसला किया और जिसके बाद ये वारदात हुई। लेकिन ऐसे में फिलहाल सीबीआई भी ये जानना चाहती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले उसके दोस्तों से उसकी क्या बात हुई थी और कैसी बातें हुई थी। क्या कत्ल से पहले या फिर कभी भी उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी? इसलिए सीबीआई उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई भी अभी तक अंधेरे में ही है, उन्हें भी अभी तक कोई भी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सीबीआई का कहना है कि पहले जिन सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है वो ये है कि क्या उस दिन क्राइम सीन पर संजय के अलावा कोई और भी ऐसा था या फिर पहले से ये कोई प्लानिंग की गई थी, कोई साजिश थी। फिलहाल उन्होंने सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई एक साथ कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। वो पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर इस मामले को पूरा सच जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है या फिर वो अकेला ही ट्रेनी डॉक्टर का कातिल और गुनहगार है। ये चीजें मैं आप सभी को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो अपराधी पकड़ा गया है, जिसका नाम संजय रॉय है, जो कि इस हॉस्पिटल में हर जगह फ्रीली घूमता रहता था, यानी उसे कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं था। जबकि संजय रॉय का पिछला रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था। उसकी 3 बीवियां उसे छोड़कर जा चुकी थी और चौथी बीवी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो चुकी थी। उसके बाद भी उसे पुलिस ने अपना वॉलंटियर कैसे रखा, वो फ्रीली कैसे घूम पा रहा था। जो चीजें साल 2001 में इस हॉस्पिटल में होती थी और अब साल 2024 में भी संजय रॉय के फोन के अंदर उसी तरीके की पोर्नोग्राफी मटेरियल मिलती है। यानी कि ऐसी ब्लू फिल्म्स जिसमें किसी महिला को यातनाएं देकर अपने आप को संतुष्ट करना, इस तरह की पोर्नोग्राफी मटेरियल संजय के फोन में मिले थे। और वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे वीडियोस उसके फोन में मौजूद थे। यानी आप उसकी मानसिकता प्रवृत्ति के बारे में सोच सकते हैं कि जब वो इस तरीके के क्रूर कृत्य देखता होगा तो उसके दिमाग में किस तरह की घिनौनापन चल रहा होगा। खैर, मैं पूरी कहानी आप सभी को पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ और मेरा मकसद यही था कि आपको ये बता सकूं कि इस हॉस्पिटल के अंदर ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसे केस यहाँ हो चुके हैं जिनकी फाइलें कहीं दबी हुई पड़ी हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में आ चुका है और सीबीआई इसकी पुख्ता तरीके से जांच भी कर रही है।
कि क्या इस केस में संजय रॉय के अलावा और भी कई लोगों के नाम शामिल है, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट्स में आया है कि उसके अंदर महिला के अंदर और भी कई लोगों के सीमेन पाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है और हम सबके मन में भी डे 1 से यही चीज चल रही है कि किसी एक अपराधी द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। जिस तरीके से क्रूरता बर्बरता से उस डॉक्टर के साथ ये हैवानियत की गई है, उसमें संजय रॉय बिल्कुल भी अकेला नहीं हो सकता। इसके अलावा सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो रह चुके हैं डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, ताकि उस मामले से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे जा सके, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की कार्यशैली पर भी इल्जाम आ रहे हैं, जिसके चलते इस घटना के बाद तुरंत ही उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज से हटा दिया गया है। लेकिन जब संदीप घोष को सीबीआई की तरफ से जांच के लिए कहा गया तो उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी लगाई है कि उनकी जान को खतरा है। इस पर कोर्ट ने ये कहा है कि अगर संदीप घोष को लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो उनको प्रोटेक्शन देकर सीबीआई तक पहुंचाया जाएगा, और अगर वो ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर सीबीआई उनके घर जाकर उनसे पूछताछ करेगी। और शायद पहली बार इस पूरे मामले में सीबीआई द्वारा ये फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा प्रिंसिपल संदीप घोष से पहली बार पूछताछ की गई है। यानी कि ये इतना बड़ा और इतना पावरफुल आदमी है दोस्तों संदीप घोष, कि इससे आज तक किसी भी मामले में पूछताछ ही नहीं की गई थी। लेकिन अब देखना ये है कि सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं। क्या सीबीआई उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिला पाएगी, या फिर ये केस भी सौमित्रा बिस्वास केस की तरह ही फाइल के नीचे कहीं दब कर रह जाएगा और उस बच्ची यानी कि मौमिता के जो गुनहगार है वो यूं ही आज़ाद घूमते रहेंगे। खैर दोस्तों, मेरा और आपका काम है आवाज़ उठाना, क्योंकि मेरे ख्याल से इस केस को लगभग 12 दिन बीतने ही वाले हैं और लोग भी अब धीरे धीरे अपने कैंडल को बुझा देंगे और अपने दैनिक दिनचर्या में एक बार फिर से विलुप्त हो जाएंगे। ये केस भी कहीं फिर से दब ना जाए, ये काम हमें नहीं करना है। इस मशाल को तब तक जलाकर रखना है जब तक कि मौमिता को इंसाफ नहीं मिल जाता है। हालांकि देश भर में जगह जगह डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को, मेरी पिछली वीडियो को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस मशाल को आगे तक लेकर जाइए जब तक कि मौमिता को इंसाफ नहीं मिल जाता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। क्योंकि जब कोई महिला अपने वर्क प्लेस पर भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां पर सुरक्षित होगी। हम सभी की यही कोशिश होनी चाहिए कि इस मामले में जल्द से जल्द मुजरिम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो मुफ्त है लेकिन इससे हमारी बहुत ही मदद होती है। और कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपनी दोस्त दिव्या को इजाजत दीजिए। मिलती हूँ नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।